भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। वर्तमान समय में किस देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी है? तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या सबसे गंभीर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। फिर देखिए योजना आयोग बोल रहा क्या? योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के ये कैलोरी हो जाएगा 2100 कैलोरी। योजना आयोग तो दोस्तों योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारित निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। फिर देखिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो लीटी लकरवाला। फिर देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय के मतलब गरीबों में सबसे गरीब मतलब लोगों को मदद करना। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो कुटीर ज्योति योजना जो है दोस्त संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा में है। तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा में भी हो सकता है और बिहार में भी यहाँ है, दोनों में हो सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गरीबी की तीव्रता के लिए सबसे माप उपयुक्त है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है? तो देखिए दोस्तों IRDP, फिर PRYSAEM, NREP, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं दोस्त 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। 28 नंबर में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है दोस्तों? तो हो जाएगा महबूब उल हक की। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। फिर देखिए राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश बना। तो क्या बोल रहा है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश बना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो अप्रैल 2002 ईस्वी में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो मध्यम मानव विकास रिपोर्ट की श्रेणी में रखा गया। शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ
आयात निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, बंद अर्थव्यवस्था के मतलब हुआ आयात निर्यात बंद। प्रशासन बेरोजगारी, प्रशासन बेरोजगारी। कृषि की है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबों का सबसे प्रतिशत अधिक है? तो छत्तीसगढ़। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता है घटाने का उपाय नहीं है? भूमि सुधार। हाँ, भूमि सुधार। तो देखिए यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग से। फिर देखिए निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक जो है दोस्तों यूएनडीपी ने बनाया था। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी ने बनाया था। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? समृद्ध अबंध अर्थव्यवस्था। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। फिर देखिए एक चैप्टर खत्म होगा दोस्तों, दूसरा चैप्टर में है कि भारत की राष्ट्रीय आय। तो भारत की राष्ट्रीय आय के क्वेश्चन आ गया है। भारत की राष्ट्रीय आय की क्वेश्चन। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण सर्वाधिक योगदान देता है। फिर देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। फिर देखिए योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान है? तो कृषि क्षेत्र का योगदान है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा के क्षेत्र में। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नियोजन के आरंभ में 1950 से 1951 भारत सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः 55, 11, 13 इस तरह से है। तो ये हो जाएगा इसका ए नंबर। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है। फिर देखिए भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। फिर देखिए निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा एक छोटा सा राज्य है, जापान एक छोटा सा देश है। फिर देखिए भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार।
1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया दादाभाई नौरोजी ने। ट्रेन का सिद्धांत किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया? दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में किस देश का प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त दोनों उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। फिर देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए? नौरोजी व सिराज ने। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की 4 अगस्त 1949। फिर देखिए, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? इनमें से सभी श्रृंखला ने परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उपयुक्त दोनों आधार पर की जाती है, चालू मूल्यों के आधार पर और अस्थिर मूल्यों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों की गणना किस आधार पर की जाती है? 2004 और 2005 के आधार पर। भारतीय राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियाँ। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा? तो कृषि में घटा। फिर उसके बाद देखिए, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र में। उसके बाद देखिए, जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। उसके बाद देखिए, नियोजन, ये तो हम कर ही दिए थे। देश में राष्ट्रीय न्यायादर्श की स्थापना जो है ना 1950 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1951 में। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय गोवा की सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो देखिए, ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन का सिद्धांत जो है ना दादाभाई नौरोजी ने दिया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। फिर देखिए, 1949 ईस्वी में घटित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय से के संबंध में किसने अनुमान लगाया? नौरोजी और सिराज ने। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत
ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? 4 अगस्त 1949 ईस्वी को। 4 अगस्त 1949 ईस्वी को। स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला में के अंतर्गत रखा गया? तो इनमें से सभी को रखा गया। परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला सभी को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो उपयुक्त दोनों के आधार पर की जाती है, चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना के आधार किस वर्ष की गई है? 2004 से 2005। मुद्रा एवं स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रॉमर ने दिया था। फिर देखिए, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? मूल का स्थिरीकरण। उसके बाद देखिए, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाता है। तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है गर्म मुद्रा कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या, हवाला क्या है? तो हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। हार्ड करेंसी से तात्पर्य वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। उसके बाद देखिए, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। विदेग्राह मुद्रा, सस्ती मुद्रा सभी प्रदेश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। फिर देखिए, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की मुद्रा। भारत की अधिग्राह्य मुद्रा क्या? रुपया। देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। फिर बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता JBC। फिर देखिए, मुद्रा संकुचन का कारण माल एवं सेवाओं की पूर्ति का तुलना में मुद्रा में कमी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? नहीं है तो आपका जाएगा मुक्त बाजार समिति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा, वह अर्थव्यवस्था जिसमें मुद्रा मूल्य गिर जाता है, कीमतें बढ़ जाती है, तो मुद्रास्फीति होता है। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है। स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। क्वेश्चन का आंसर सही नहीं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। मुद्रास्फीति।
घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास, परंतु यह यदि वह विफल हुई तो कौन सा होता मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में वह वर्ग कौन जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे हानि होती है। देनदार होती है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होती है ऋणी होती है। मुद्रास्फीति की उच्च दर मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जाता है? इनमें से सभी। बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती, सभी। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? बाजार दर में कमी। फिर देखिए भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस पर अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति की अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 से मापा जाता है। फिर देखिए किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? डाक खानों की मांग।